हेलो। Yes, sir. क्या था लास्ट टॉपिक? क्या क्या ग्राफ? ग्राफ किसका बताए थे? अच्छा, टेम्परेचर बस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना कैलोरीमीटर। जानते हो कैलोरीमीटर क्या होता? लिखना इट इज ए डिवाइस। इट इज ए डिवाइस। इट इज ए डिवाइस मेड ऑफ कॉपर। डिवाइस नहीं, बेसिकली एक वेसल होता है या कंटेनर होता है। इट इज ए डिवाइस मेड ऑफ कॉपर with a steerer with a steerer with a steerer which is used which is used which is used to mix which is used to mix two substances which is used to mix two substances at different temperatures. Two substances at different temperature. पैरा छोड़ के लिखना। This device is insulated. This device is insulated from outside. This device is insulated from outside. Insulated from outside such that such that such that there is no heat transfer. Such that there is no heat transfer between 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 the device and surrounding. Between the device and surrounding. Full stop. Any kind of heat transfer, any kind of heat transfer takes place between takes place between takes place between between fluid, yeah, between two fluids two fluids and the device itself and the device itself. Device itself. एक कंटेनर होता है, बाहर से इसको इंसुलेट करके रखते हैं। इंसुलेट इसलिए करते हैं कि इस कंटेनर से हीट बाहर ना जा सके। अब इसमें क्या करते हैं, दो फ्लूइड एट T1 एंड फ्लूइड या फिर कोई बॉडी या सॉलिड भी हो सकता है, फ्लूइड और सॉलिड एट T2 रखते हैं। फिर इसको एक स्टीयरर के हेल्प से, स्टीयरर कुछ ग्लास का हो सकता है या किसी मेटल का हो सकता है, उसको स्टीयर करते हैं ताकि इंटरमिक्सिंग अच्छे से हो जाए।
ये जो इंटरनल सरफेस है ये कॉपर का बना होता है। देखो इसमें होता क्या है कि जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे मिक्सिंग करोगे तो एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक का टेम्परेचर कम है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट क्या करेगा, लूज करेगा। और वो जो हीट लूज करेगा वो उसको गेन कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर कम है। जैसे वाटर है हमारे पास, दो ग्लास में, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों को मिक्स कर देते तो क्या होता है कि एक कॉमन टेम्परेचर आ जाता है। कॉमन टेम्परेचर जो होता है वो जो ज्यादा वाला का टेम्परेचर है उससे कम होता है, जिसका कम टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि लॉस हो रहा है एक का, एक अपना टेम्परेचर कम कर रहा है तो वो हीट को फ्लो करवा रहा है अपने से बाहर की तरफ, और एक हीट को गेन कर रहा है और अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ठीक है। और दूसरा ये बॉडी है जिसमें ये रखा हुआ है, वो भी कुछ हीट लेगा। जैसे ग्लास में रखते हो गर्म पानी तो ग्लास गर्म हो जाता है। ठीक है। तो अगर बाहर से इंसुलेशन करके नहीं रखेंगे तो जो ग्लास गर्म होता है वो हीट कहाँ रिजेक्ट कर देता है, एटमॉस्फेयर में। लेकिन वो नहीं करवाना है, उसी को रोकने के लिए बाहर में इंसुलेशन लगा के रखते हैं कि जो भी हीट यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो इसी में रहे, फ्लूइड टू फ्लूइड या फ्लूइड टू कंटेनर, और कहीं नहीं जाए। आ रही है बात समझ में। तो यहां से आता है एक लॉ या प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। लिखना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। लिखना, when object at different temperature, when object at different temperature when object at different temperature are mixed in a calorimeter, when object at different temperature are mixed in a calorimeter, they exchange heat with each other, they exchange heat with each other, as well as they exchange heat with each other as well as with calorimeter, full stop. during this process total heat lost during this process, total heat loss is equal to total heat gain. Total heat loss is equal to total heat gain, and this is called principle of calorimetry, and this is called principle of calorimetry. Sir, is equal to क्या, total heat gain is equal to total heat gain, and this is called principle of calorimetry. ठीक है। किसी किसी सवाल में ना ये जो कैलोरीमेट्री से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो कैलोरीमीटर है उससे हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ना, उसको कभी कभी नेग्लेक्ट कर सकते हो। सवाल में गिवन होगा तो कभी कभी क्या होता है, सवाल में दे देगा कि जो हीट इंटरेक्शन हो रहा है वो बस फ्लूइड फ्लूइड के बीच में हो रहा है जी, या जो दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो उसके बीच में हो रहा है, कैलोरीमीटर के साथ नहीं हो रहा है, तो कैलोरीमीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। और अगर दिया होगा कि कैलोरीमीटर का मास इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो हीट एक्सचेंज हमें कैलोरीमीटर के साथ भी लेना पड़ेगा। तो लिखना, एक केस लिखो, केस 1। लिखना, two substance at temperature T1 and T2
two substance at temperature T1 and T2 are mixed together if if they have masses m1 and m2, if they have masses m1 and m2 with specific heat capacities S1 and S2 respectively, with specific heat capacities S1 and S2 respectively, bracket में neglecting heat transfer to calorimeter, neglecting heat transfer to the calorimeter, final temperature is given as चलो समझते हैं क्या हो रहा है कि एक कैलोरीमीटर है, दो सब्सटेंस है हमारे पास M1 S1 और टेम्परेचर T1, इन दोनों को मिक्स करा, ठीक है। अगर T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, T1 का टेम्परेचर क्या है T2 से ज्यादा है, तो हीट लॉस कौन करेगा M1 जिसका मास है, और हीट गेन कौन करेगा। और अभी के लिए हमने क्या मान के रखा है कि कैलोरीमीटर के बीच में कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मे भी नेग्लिजिबल है, हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू टोटल हीट गेन, ठीक है। तो टोटल हीट लॉस करेगा कौन, ये करेगा। T1 से एक फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा, वही टेम्परेचर हमें पता करना है, हीट गेन कौन करेगा, ये करेगा। ये T2 से अपना टेम्परेचर इंक्रीज करके फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेगा। लेट फाइनल टेम्परेचर भी T। अगर फाइनल टेम्परेचर T है, then heat loss by M1 कितना होगा, कितने का होगा, M1 और S1 T1 माइनस T, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर है, हीट लॉस का हमें वैल्यू पता करना है, कितने का हीट लॉस हुआ, तो ये ms इंटू डेल्टा टी ये बताता है हीट कितने का ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरे जगह पे, एंड हीट गेन बाय M2 will be how much, M2S2 T minus T2, ठीक है। जनरली जो डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना तो ये माइनस में आएगा। माइनस का मतलब क्या है, हीट लूज करना। अगर किसी बॉडी का ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो Q का ms डेल्टा टी फॉर्मूला से, और उसका टेम्परेचर कम आ रहा है, फाइनल वाला टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज दिखाते कैसे हैं, माइनस साइन से। तो वो सब हमने वहां पे जो माइनस साइन है उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, टोटल हीट लॉस और टोटल गेन इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, बस थोड़ा सा इतना ही चेंज होता है। तो टोटल, क्योंकि पूरा एनर्जी जो है वो कंजर्व है, एक जो गेन कर रहा है और दूसरा उसी को दूसरा लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो जो टोटल एनर्जी है कंटेनर में उतना ही का उतना ही रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, टोटल हीट लॉस प्लस टोटल हीट गेन इज इक्वल टू हाउ मच, 0, ठीक है, या फिर टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल गेन। तो जब दूसरे तरीके से बोलोगे ना,
टोटल हीट लॉस प्लस टोटल हीट गेन, ये जीरो के बराबर कर रहे हो ना। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए तुम्हें साइन का ध्यान देना पड़ेगा कि कौन लूज कर रहा कौन गेन कर रहा, हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल सोच के करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तुम्हें पता है कि इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइयर में से लोअर को वैल्यू घटाना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लाने के लिए हाइयर में से लोअर को घटाना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा, तुम्हें टी पता चल जाएगा। क्या लिख सकते हो इधर, सो m1 s1 t1 minus t is equal to m2 s2 t minus t2। सिंप्लीफाई करना है t के लिए, t will come as m1 s1 t1 plus m2 s2 t2 divided by m1 s1 plus m2 s2। और ये यूज करने से पहले ध्यान रखना, हमने नेग्लेक्ट करा था कि जो भी कैलोरीमीटर है उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एक सवाल लिखो, ये हो गया, हो गया हो तो सवाल लिखना। लिखना, अ कैलोरीमीटर, अ कैलोरीमीटर, अ कैलोरीमीटर of water equivalent, a calorimeter of water equivalent 15 gram, a calorimeter of water equivalent 15 gram contains 165 gram of water, contains 165 gram of water at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, full stop। 200 gram of water, 200 gram of water, 200 gram of water at a temperature, at a temperature 50 degrees Celsius, 50 degrees Celsius is mixed, is mixed to it, is mixed to it, then find, then find, then find final temperature, then find final temperature of the mixture, then find final temperature of the mixture। थोड़ा सा दिमाग लगा, अरे नहीं कन्वर्ट करना है यार, डेल्टा टी के लिए कन्वर्ट नहीं करना होता, डिग्री सेल्सियस में रखो या उसको किसी भी फॉर्म में रखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब लीनियर रिलेशन हो ना तो डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा डिग्री सी, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मत करो कन्वर्ट उसको, डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, फर्क नहीं पड़ता।
पहले ये बताओ सवाल पढ़ने से ही, हाँ वही सोचना है कि जो कैलोरीमीटर है ना उसके से हीट ट्रांसफर नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना। हाँ सवाल में नहीं दिया नेग्लेक्ट करने का, और नेग्लेक्ट नहीं करना है इसलिए उसने वाटर इक्विवेलेंट दे दिया उसका, कि जो उसका कॉपर है उसकी मास की जरूरत हमें नहीं है, उसके जगह पे हमें वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है, तो उसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कितने का हीट ट्रांसफर हुआ। ये सिचुएशन दिया हुआ है इनिशियल कि इसमें वाटर है 165 ग्राम, और ये जो कंटेनर है इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है 15 ग्राम है। तो एक काम करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि कंटेनर से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये जो वाटर है ये 180 ग्राम है। कर सकते हैं ऐसे कि जो कंटेनर है ना वो है 15 ग्राम का, वैसे भी करोगे सेम चीज आएगा, 15 ग्राम का है। तो हम क्या करें ना, कंटेनर से जो हीट जो गेन और लॉस होगा उसको क्या करेंगे, हटाने के लिए इतना वाटर इसमें भर देंगे 15 ग्राम के बराबर। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा M1, ठीक। और इसमें हम क्या कर रहे हैं 200 ग्राम वाटर फिल कर रहे हैं, M2 हो गया कितने पे T2 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस पे। फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आ रही बात समझ में, डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे हो जाएगा। टी की वैल्यू M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2, वैल्यू रखो। M1 कितना दिया हुआ है इधर 180, एस सबके लिए कॉमन है, बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 इंटू टेम्परेचर कितना है 25, 25 रखोगे तो जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में आएगा, प्लस 200 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 200, 38 पॉइंट समथिंग। अप्रोक्सीमेट भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ इसको ले लो 40, 40 ले लोगे तो थोड़ा आसान होगा। ठीक है, और इसको कर दो 20, 25 प्लस 12.5 37.5 यानी 38 के आसपास। तुम लोग अपना सॉल्यूशन देख लो,
कैसे कर रहे हो, इधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आंसर 25 या 50 के बीच में नहीं आ रहा हो तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से फॉल हो गया या फिर 50 डिग्री से ऊपर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। टेम्परेचर 50 और 25 के बीच में ही होना चाहिए। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये सब तो इजी है, बस इक्वल करोगे हीट लॉस हीट गेन, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब फेज ट्रांसफर होता है। फेज जब चेंज होगा, फेज चेंज होगा, जैसे आइस डाल दिया वाटर में, तो आइस डाला वाटर में तो वहां फेज चेंज का सिनेरियो आता है। फेज चेंज के सिनेरियो में क्या होगा, मे बी पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वहां पे हमसे पूछता है, दो दो सवाल पूछेगा दो तरीके का। एक तो पूछे कितना आइस कन्वर्ट हुआ, अगर हुआ तो ठीक है, और अगर पूरा आइस कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर कितना। फेज चेंज के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि टेम्परेचर, जब फाइनल टेम्परेचर है उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर आइस चेंज नहीं हुआ तो मे बी टेम्परेचर, आइस पूरा अगर चेंज नहीं हुआ तो मे बी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। पूरा कन्वर्ट हो गया तो 0 भी हो सकता है या 0 से अलग वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा भी आइस बचा रहेगा वाटर में तो क्या रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अगर पूरा कन्वर्ट हो गया तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 हो भी सकता है या फिर 0 से कोई अदर वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत आता है फेज चेंज के केस में जब हम इंटरमिक्सिंग करते हैं। जब तक फेज चेंज नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वाटर में वाटर को मिक्स करो, ये फॉर्मूला जो इधर लिखा है याद है, ठीक है, नहीं तो हीट लॉस हीट गेन यूज कर सकते हो। और अगर आइस को आइस से मिक्स करना है तो उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, आइस को आइस से मिक्स करोगे अलग अलग टेम्परेचर पे तो वहां भी फेज चेंज का सिनेरियो नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब फेज चेंज होता है। तो एक सवाल लिखना जिसमें फेज चेंज हो रहा, और इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका बताएंगे, वही फॉलो करना है, नहीं तो दूसरा कुछ यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखना 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस at -10 डिग्री सेल्सियस, 10 gram of ice at -10 डिग्री सेल्सियस is mixed with is mixed with is mixed with 10 gram of water, 10 gram of water at 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 10 degree Celsius. Find find final temperature of the system. Find final temperature of the system and composition and composition and of composition of water and ice at this temperature, and composition of water and ice at this temperature. अब यहाँ पे कंडीशन है कि फेज चेंज होगा। आइस का क्या है, जब उसमें वाटर डालेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे तो कुछ आइस पिघलेगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि एक तो बताओ कि टेम्परेचर फाइनली कितना होगा। अगर फाइनली टेम्परेचर तुमने पता भी कर लिया तो बताओ कंपोजिशन क्या क्या है, पूरा आइस है, पूरा वाटर है, या फिर आइस और वाटर का मिक्सचर है। तो जैसे ही आइस वाटर का मिक्सचर होता है उसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसमें ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन जब पूरा वाटर बन गया तो कितना टेम्परेचर होगा, 0 भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। पूरा आइस का ये सिनेरियो नहीं है, आइस आइस मिक्स करोगे तब आइस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे सवाल को करने के लिए हमें पता है कि एक हीट लूज करेगा और एक हीट गेन करेगा। ठीक है ना, एक हीट को क्या करेगा, लूज करेगा, और एक हीट को गेन करेगा। तो आइस का काम क्या है, लूज करेगा या गेन करेगा। आइस क्या करेगा, हीट लूज करेगा या गेन करेगा, गेन करेगा। और वाटर का काम क्या है, लूज करेगा।
क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर लिखते हैं, अगर इसका मास देख रहे हो, मास कितना है 10 ग्राम, इसका भी मास उतना ही है, ठीक है। और टेम्परेचर T1 जो है डेट इज हाउ मच, -10 डिग्री सेल्सियस, इसका है 10 डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए एस की वैल्यू कितनी होती है 0.5 कैलोरी, बोलो ग्राम, और इसके लिए 1 कैलोरी पर ग्राम। और इसी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एल एफ फ्यूजन 80, हाँ 80 कैलोरी पर ग्राम। इसमें शायद डिग्री सेल्सियस भी होता है ना, डिग्री सेल्सियस। अब ये सारे डेटा हमारे पास है, इसी को यूज करके हमें क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर बताना है। अब देखो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ना हम अपने मन से थोड़ा सा एक सिचुएशन मानते हैं, अपने मन से मान लेंगे। क्या मानना है, हमने मान लिया कि ये आइस कन्वर्ट हो गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो पूरा सिनेरियो, आइस इतना ग्राम, टेम्परेचर इतना, कन्वर्ट कितना हो गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी जो है ये भी कन्वर्ट होके आ गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों का हमने क्या करा, दोनों को कन्वर्ट करके वाटर पे लाया, ठीक है। तो जब इसको कन्वर्ट करके वाटर पे लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। कौन देगा, ये देगा। ये हीट कब देगा, जब 10 से यहाँ पे आ रहा होगा तो हमारा काम क्या है ना, हम कंपेयर करेंगे कि इधर जो हीट चाहिए और इधर जो हीट मिला वो बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ गया तो हमें आगे करने का जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कंपोजिशन हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन नहीं आया कि दोनों का जो हीट लॉस है और हीट गेन है वो बराबर नहीं है, तो उसका थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि जो लॉस और गेन है उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, जब ऐसा सिचुएशन देगा, आइस दिया है, वाटर दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, एक जैसे यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, आंख बंद करके दोनों पे कहा को पहुंचाऊंगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, ठीक है। तो यहां से Q निकालो, Q कितना आएगा जब तुम कन्वर्ट कर रहे होगे, तो M1 S1 डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा, -10 से कहा ला रहे हो 0 पे, तो 0 -10। तो अभी ये कहा पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे पहुंचा, ये करने के बाद क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे पहुंचा, पहुंचाना कहा है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, यानी क्या होगा फेज चेंज होगा, तो प्लस M1 इंटू एल एफ। अब यहां से तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितने का हीट चाहिए, और ये देगा कितना वो देख लेते हैं। तो अगर ये कैलकुलेट करोगे Q, यहां से वैल्यू कितनी आएगी, एक ही चीज हो रहा है यहाँ पे, फेज चेंज होने का प्रॉब्लम कुछ है नहीं, M2S2 टेम्परेचर 10 से -0, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। करो इतना, यहाँ रख दे 80, चलो मासो सब रख के एक बार सिंप्लीफाई तो करो, कितना आ रहा है ये टोटल 850, ये कितना आ रहा 100 कैलोरी, और ये भी कैलोरी। अब दोनों इक्वल है नहीं, बाकी लोग भी कर लो, जल्दी से करो, इसके बाद समझाएंगे, जल्दी से ये छाप लो। इतना तक कोई भी सवाल हो फेज चेंज का, इतना तक करेंगे आंख बंद करके।
हो गया। चलो अब समझते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं थोड़ा सा, उसको लेकर समझते हैं। ये मार्केटिंग करने का, ये हमारा पैसा है, ठीक है। ये मॉल में घुसे, इतना सामान खरीद लिया, पैसा कितना था। तो जब काउंटर पे आया तो पूरा, जब उसने कैलकुलेट कर तो बोला कितने का पैसा है तुम्हारा, मतलब कितने का सामान हुआ 850 का। लेकिन जब तुमने पॉकेट चेक किया तो कितना है 100। तो अब क्या करोगे, सामान वापस रखने जाओगे, कितने का 750 का सामान रखने जाओगे। वही काम यहाँ पे करना है। तुमने आंख बंद करके क्या कर दिया, ये इतना हीट चाहिए इसको दे दिया। फिर दूसरा हीट कहाँ चाहिए, फेस ट्रांसफर में तुमने आंख बंद करके इतना दे दिया कि इतना चाहिए उसको। लेकिन हो क्या रहा है ना कि यहाँ से उतना हीट निकल नहीं रहा है कि वो पूरे के पूरे आइस को कन्वर्ट करे। आ रही है बात समझ में। यहाँ से उतना हीट नहीं निकल पा रहा है कि पूरा का पूरा आइस क्या करे, कन्वर्ट कर देता हूं। पूरा आइस कन्वर्ट करवाएंगे नहीं, कितने के बराबर करवाएंगे, जितना तुम्हारे पास है। आ रही है बात समझ में। तो हमारा काम ये ना, हमको घाटा कितने का हो रहा है, जो क्यू है वो फाइनली -7, यानी इतने का वापस करना है। आ रही बात समझ में। अब प्रोसेस समझना क्या क्या हुआ। जब जैसे ही वाटर मिक्स करोगे आइस में, तो पहला काम क्या होगा, आइस टेम्परेचर चेंज करेगा अपना, ये होगा। फाइनली ये होगा, बाद वाला ये प्रोसेस है। तो जब हम वापस कर रहे होगे ना, तो बाद में जो प्रोसेस हुआ उसको कम करेंगे, ना कि इधर से कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पहले हो चुका है। तो जैसे ही मिक्स करेंगे, ये तो हो ही रहा, बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसके चलते हो रहा है, इधर के चलते। तो ये 750 जो वापस होगा वो किस में होगा, इधर वापस होगा। तो अब पता कर लेंगे कि 750 में कितना आइस कन्वर्ट होता, ठीक है। तो अगर हमारे पास कितना है, ये मास कितना दिया था मैंने 10 ग्राम। तो अगर टोटल मास कन्वर्ट करना है, टोटल मास को अगर कन्वर्ट करना है इनटू वाटर, देन हीट रिक्वायर्ड कितना, 800 है कि नहीं, इतना है। लेकिन ये 700 इसमें से घटाना पड़ेगा। सुन लो एक बार और समझ लो, ये इधर से हटा दो, एक बार और समझते हैं। खर्च कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये देख लेते हैं एक बार। QS1 हुआ, QS1 क्या है, क्या खटर खटर कर रहा है यार। QS1 जो है, QS1 का मतलब इधर कितना आएगा, ये 10 इंटू 0.5 इंटू 10, कितना बोलो जल्दी, 50। अब तुमने क्या करा था ना, जब Q कन्वर्जन किया था लैटेंट का, तो 10 इंटू 80 पूरा करा था, जिसके चलते ये 800 डिवाइड, तो ऐड करा था तो 850 आया था। और इधर एक ही चीज हुआ था, Q सप्लाइड सिंपली 100 आया था। तो पहले ये काम हो रहा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, ये होगा। लेकिन ये 800 इसको चाहिए, इसके पास है नहीं, कितना बचा है इसके पास, 50 ही बचा है। तो 50 के बराबर ही देगा, यानी जो एक्स्ट्रा तुम 750 दिए हो उतने का आइस निकालना पड़ेगा वापस। आ रही है बात समझ में। जो सामान रखने वाला बात बताया ना मैंने, वो क्या करोगे, आइस जो तुमने कन्वर्ट करा है ना टोटल का टोटल, वो टोटल नहीं कन्वर्ट करेंगे, घटा लेंगे। आ रही है बात समझ में। तो इधर करना क्या है कि जो 750 का आइस तुमने कन्वर्ट करा था उसको वापस रखना है। तो 80 इंटू एम ऑफ आइस, क्यों, क्योंकि एक मास, 1 मास जो अगर 1 ग्राम आइस होता तो 80 लगता। तुमने कितना कन्वर्ट करा था, 750 के आइस को कन्वर्ट करा, तो कितना मास कन्वर्ट करा होगा, एम ऑफ आइस इज इक्वल टू 750/80। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 75/8 ग्राम ऑफ आइस। ये इतना आइस बचा रहेगा कहाँ पे, वाटर में, ठीक है ना, इतना रहेगा। और बाकी ये जो वाटर था ये तो है ही, साथ ही साथ कुछ आइस कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि कन्वर्ट हुआ है कितने के बराबर, जो तुम्हारा 10 था उसमें से ये घटा लोगे तो पता चल जाए कितना आइस कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। तो अगर आइस और वाटर का मिक्सचर है तो टेम्परेचर कितना पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये तो पक्का है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कितने पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर का सोचने का जरूरत नहीं है, टेम्परेचर का सीधे टिक कर दोगे निकल जाओगे। लेकिन अगर कंपोजिशन पूछ रहा है तो कंपोजिशन बताओगे कि कितना वाटर है और कितना आइस है। तो इतना आइस बचा है, ठीक है, कितना आइस बचा रह गया, टोटल आइस था कितना 10 ग्राम।
तो कुछ कन्वर्ट हुआ होगा, वो वाटर प्लस जो वाटर तुमने डाला है वो, तो दोनों को ऐड कर दोगे। तो मास ऑफ आइस तो पता चल गया, मास ऑफ वाटर कितना होगा, जो 10 तुमने डाला वो प्लस 10 माइनस 75/8 इतना वाटर होगा। ये तुम्हारा कंपोजिशन है। आ रहा है समझ में क्या करना है? सर लास्ट पार्ट थोड़ा समझा दीजिए सर। एक बार और समझाएंगे, रुक जाओ। हाँ सर एक बार और। एकदम एकदम। अरे ये पागल हो गए हैं क्या? जल्दी से कॉपी कर लो, फिर एक बार समझाएंगे। क्या उसके लिए दिमाग चाहिए कि कब क्या करवाना है। सर सुनाई नहीं दे रहा सर। अरे यही से शुरू कर दे कि फिर यहां से करें। चलो देखो 10 ग्राम आइस था -10 पे, 10 ग्राम वाटर था 10 डिग्री सेल्सियस पे। लाना कहा है दोनों को? आंसर तुम्हें नहीं पता है, मान लो कि ये आंसर है कितना पे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों को लाए। तो इसमें दो प्रोसेस होगा, जब आइस कन्वर्ट होगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे से, दो प्रोसेस होगा, एक सेंसिबल हीटिंग और एक लेटेंट हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग होगा तो 10 इंटू 0.5 टेम्परेचर डिफरेंस कितने का? 10 का। -10 से 0 पे लाओगे 10 का टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा क्या था? दूसरा था मास 10 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि 80 के बराबर है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे इट विल कम एज हाउ मच? 850 कैलोरी।
अब तुम्हें क्या है कि गेन, ये आइस को यहां तक ले जाने में लगा कितना, 850 कैलोरी लगा। आएगा कहां से, इधर से। तो देख रहे हैं इसके पास कितना, तो यहां से क्या होगा, क्यू जो लॉस होगा, क्यू लॉस जो होगा दैट विल बी मास ऑफ वाटर 10, स्पेसिफिक हीट 1 एंड 10, 100। अभी इस भैया के पास इतना ही है और तुमने खर्च कितना कर दिया, तो इसको क्या करेंगे, वो वापस ले जाके रखना पड़ेगा। तो वापस रखने का जो प्रोसेस है वो यहां से शुरू होगा। तो हम किसको रखेंगे, जो आइस कन्वर्ट कर रहे थे ना, ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 50 है, 50 वो आराम से दे सकता है। बाकी का जो उसके पास 50 है वो किसको देगा, आइस को कन्वर्ट करने के लिए। यानी 750 का जो एक्स्ट्रा खर्च किया है वो किधर गया है, आइस को कन्वर्ट करने में। तो उतना आइस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कितना नहीं हो पाएगा, जितना तुम्हारे पास घाटा हुआ है उतने का। तो 80 इंटू मास ऑफ आइस जो बचा रह गया। आ रही बात समझ में, घाटा हो कितने का रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे फाइनली ऐसे लिख सकते हो -750 कैलोरी का तुमको घाटा हुआ है। लेकिन अभी तुम्हारे पास है क्या, 20 ग्राम ऑफ वाटर है। जब तुम यहां पे पहुंचे ना, ये सारा प्रोसेस करके, सारा प्रोसेस जब तुम करके यहां पहुंचे, तो तुम्हारे पास है क्या, 20 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इतना। लेकिन तुमने ये इतने का कर्ज ले लिया है, तो ये कर्ज वापस करेंगे। वापस कैसे करोगे, आइस को कन्वर्ट करके। तो कितना आइस कन्वर्ट होगा, कैसे निकलेगा, ये तरीका। तो m ऑफ आइस विल बी 750 बाई 80, यानी इतना आइस बचा रह जाएगा। ठीक है, और 20 ग्राम वाटर जो तुमने करा था उसमें से घटा लो, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 75 बाई 8, इतना ग्राम। आ रहा है समझ में। बाद में सबसे मतलब जो लास्ट प्रोसेस है ना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे कि तुम्हारे पास कितना क्यू है। तो जब क्यू तुमने देखा ना, तो तुम घाटे में हो। कितने का, 750 का। तुमने वाटर अपने मन से बना लिया, कितने ग्राम का, 20 ग्राम वाटर बनाया, लेकिन इतना घाटा है, इसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कंपनसेट कैसे करेंगे, जो आइस हमने गलाया था, जो आइस हमने कन्वर्ट करा था, उसको 750 वापस दे देंगे। तो 750 कितने आइस को देना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, 80 इंटू MIC, कितना आइस है वो, और डिवाइड करोगे तो कितना ग्राम आइस बचा रह जाएगा वो पता चल जाएगा। और कितना ग्राम वाटर होगा, तो 20 माइनस इतना घटा लो। आ रही बात समझ में। तो यहां से तुमको कंपोजिशन मिल जाएगा। और आइस वाटर का जो मिक्सचर होता है, आइस प्लस वाटर का, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आया समझ में। सर वाटर वाला पार्ट थोड़ा समझ, फिर से बोल, सर वाटर वाला पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया। वाटर वाला पार्ट, ये अरे सुनो सुनो ये सर। सुनो, एक मिनट सुनो। जब इस आइस को कन्वर्ट करा वाटर में, तो ये 10 ग्राम वाटर हो गया ना, यहाँ 10 ग्राम वाटर मिल गया, और इधर भी 10 ग्राम वाटर है। कितना पे, 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारे पास है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एक और चीज भी है, क्या, Q इक्वल्स टू -750 कैलोरी। तो ये अपने घर से थोड़े दोगे, ये जिस जिस जो कन्वर्ट कर रहे हो ना आइस, उसको देना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कितना एक्स्ट्रा कर रहे हो वो कैसे निकालोगे, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने में कितना लगता है, 80। तो m ग्राम निकालना है, तो 750 बाई 80, यानी इतना कन्वर्ट आइस नहीं हो पाएगा, ये उसी में रह जाएगा। तो कन्वर्ट कितना हुआ, 10 माइनस दिस मच। तो उसको ऐसे निकाल लो, या फिर जो पहले करवाए थे, 10 प्लस 10 माइनस 750 बाई 8। तो अरे इसको करोगे ना, तो फिर वही वाला चीज आ जाएगा, 750 बाई 80 या 75 बाई 8। आ रहा है समझ में, अभी भी नहीं आया। ये सर आ गया। ये जो वाटर है ये तो रहेगा ही भाई, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये 10 ग्राम रहेगा ही। अब वाटर में कंट्रीब्यूशन आइस कर रहा है, तो आइस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जितना कन्वर्ट हुआ वाटर में वो, तो इतना कन्वर्ट नहीं हुआ तो बचा कितना, सॉरी इतना कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये बच गया, तो वाटर कितना आएगा, 10 माइनस दिस वन। तो 10 माइनस दिस मच करो, या फिर 20 माइनस दिस मच कर दो, वो सेम चीज है। आ रही है बात समझ में।
यस सर। अगर इसी सवाल को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, 100 ग्राम ऑफ वाटर, समझना क्या कर रहा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर कर रहा है। लिखना एक अलग सवाल लिख लो, 10 ग्राम ऑफ आइस, सेम चीज है, बस वह जो 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम वाटर है, उसको 100 ग्राम कर देना। सवाल ऊपर वाला एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा चेंज है। कितना, हाँ वाटर 100 ग्राम कर दो, 10 ग्राम आइस में आइस जनरली लेकिन वाटर में मिलाते हैं नहीं, कभी मिलाए हो ओए, आइस में कभी वाटर मिलाए हो, मिलाए हो कहा, अच्छा एक आइस लिए फिर एक ग्लास लिए, तो उसका क्या फायदा, वाटर सोडा मिला है, अच्छा आइस लिए फिर सोडा लिए, अब बच्चे हो तुम। चलो, तो यही सेम काम था, प्रोसेस वही है। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो इधर से अगर कैलकुलेट करोगे तो इस बार कितना आएगा, 1000 कैलोरी दे सकता है, लेकिन इसको चाहिए कितना, यहां तक आने के लिए चाहिए। अब तुम्हारे पास क्या बचा, सॉरी -150 या +150, +150, और यहाँ क्या है, कितने का वाटर है, 110। ठीक है, जब ये प्रोसेस तुम कर रहे होगे कि मान लिया तुमने क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी आ गया, वाटर में कन्वर्ट होकर के, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी आ गया, लेकिन जब फाइनली जब तुमने देखा ना, तो तुम्हारे पास क्या है, टोटल कैलकुलेशन के बाद ये चीज बचा हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी तुम्हारे पास क्या है ना, ये एक्स्ट्रा है 150, जो कि फर्दर यूज हो सकता है क्या करने में, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। आ रही बात समझ में, ये बच गया तुम्हारे पास, पिछली बार घाटा हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, फायदा है ना, तुम्हारे पास पैसा बचा, दौड़ के जाओगे और कुछ लेके आओगे। ठीक है ना, उसको बोले भैया मम्मी ने बोली है पूरा पैसा खर्चा करने के लिए, तो सामान खरीदना है, तो उसको बोले कि भैया तुम काउंट करो, तब तक हम लेके आते हैं और कुछ, तो गया लेने, तो यहाँ लेने क्या जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कैसे, तो यहाँ टेम्परेचर क्या करोगे, Q इक्वल्स टू Q तुमको पता है 110, मास पता है, सॉरी 150, मास कितना है 110, एस कितना होता है 1, टेम्परेचर T-0 पे हो, कितना पे हो, 0 पे हो, तो 0 से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहां से क्या आएगा 15/11 डिग्री सेल्सियस, यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा कितने का, मिक्सचर का, ये होगा। और कंपोजिशन क्या है, 110 ग्राम ऑफ वाटर। अब कोई आइस नहीं बचेगा, जो पूरा आइस था वो कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, कितने से, फाइनल ये टेम्परेचर। यहां तक करोगे ना, उसके बाद एक ही स्टेप बचता है, अगर घाटा हुआ है तो आइस को उतना कन्वर्ट करवा दो, और अगर फायदा हुआ है टेम्परेचर बढ़ा दो, उसके बाद इसके बाद एक स्टेप होगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कंपोजिशन पूछ रहा है, कंपोजिशन टिक कर दो, टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर टिक कर दो। कोई दिक्कत किसी को,
वेपर में ना, वेपर में तुम्हारे पास क्या होता है कि वेपर में फेज चेंज ही सिर्फ होता है तुम्हारे लेवल पे, क्योंकि वेपर दे देगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम दे देगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है ना, इसमें कुछ भी टेम्परेचर अगर गिराओगे ना, हल्का सा भी टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुमको यहाँ पे जैसे होता है ना कि आइस था -10 डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस के एक बार क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज हो रहा था, फिर फेज चेंज हो रहा था, फिर मे बी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ये इसमें नहीं सोचना होता। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, एक बार फेज चेंज होगा, और जब टेम्परेचर चेंज होगा वो वाटर में रहेगा। स्टीम का कभी भी हम टेम्परेचर फॉल या राइज नहीं देखते हैं। स्टीम 100 पे होगा, फेज चेंज होगा, बस वही प्रोसेस देखना। अभी सवाल करवा देते हैं, स्टीम का भी कर लो ना। हो गया, रुको देखते हैं स्टीम का अगर कोई सवाल हो तो। लिखना, water at water at 25 degree Celsius, water at 25 degree Celsius having mass 150 gram, having mass 150 gram, full stop. If steam at 100 degree Celsius, if steam at 100 degree Celsius is passed through the water, its temperature increases by 5 degree Celsius. Its temperature increases by 5 degree Celsius. Calculate mass of steam, converted into water. Calculate mass of steam converted into water. यहाँ फाइनल टेम्परेचर दे दिया, उल्टा पूछ रहा है तुमसे, मास पूछ रहा है कितना कन्वर्ट हो गया। फिर से सोचेंगे कौन हीट लूज करेगा, कौन हीट गेन करेगा। फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है तो वहां तक ला के पहुंचा के देखो कि क्या चेंज हो रहा है। मे भी हो सकता है। वाटर है 150 ग्राम, कितना पे था टेम्परेचर,
25 डिग्री सेल्सियस, स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को जब कन्वर्ट करा गया तो क्या मिला तुमको? वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हुआ? 5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। तो वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस मास कितना होगा? ये जो था वो तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस मान लो एम मास इसका कन्वर्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस ये होगा, लेकिन जो फाइनली वाटर बचा वो कितने का बचा? ये जो पहले से था वो, प्लस एम मास जो इसका कन्वर्ट हुआ वो होगा। तो तुम्हारा काम क्या होगा ना कि जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, वाटर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्यू कितना चाहिए? बोलो। 150 इंटू 1 इंटू 5 कितना चाहिए? और स्टीम कितना लूज कर रहा होगा? अगर उसका मास m कन्वर्ट हुआ तो स्टीम पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, तो m इंटू 540 प्लस स्टीम 100 से कहा जाएगा 30 पे। स्टीम जो है ना 100 से 30 पे जाएगा, तो वहां भी आएगा m इंटू 70। और ये जो दोनों वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक लूज करेगा एक गेन कर रहा है। स्टीम लूज कर रहा है, वाटर गेन कर रहा है। वाटर ने इतना गेन करा, स्टीम इतना लूज करेगा, यहां से मास आ जाएगा उसका। तो सिंप्लीफाई करोगे, m विल बी हाउ मच? डिवाइडेड बाई जो वाटर कन्वर्ट हुआ ना, जो वाटर कन्वर्ट हुआ वो जरूरी थोड़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रह जाएगा। वो कन्वर्ट होकर के, क्योंकि फाइनल जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो कितना का? 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जो वाटर कन्वर्ट हुआ वो 100 डिग्री से किधर गया होगा? 30 पे गया होगा। तो कितने का टेम्परेचर चेंज होगा? 70 का। आ रही है बात समझ में? तो स्टीम का होगा, ऐसे कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? और एक बार बोलिए। क्या क्या बोले? वाटर वाटर पार्ट। वाटर पार्ट क्या है ना कि ये जो स्टीम है, स्टीम में कन्वर्जन देखेंगे क्या होगा। स्टीम जो सबसे पहला काम करेगा ना, ये वाटर में जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वाटर इतना ही पे रुका नहीं रह रहा है, कह रहा है कि जो टेम्परेचर है, जो लोअर वाले का वाटर का टेम्परेचर था वो 5 डिग्री से इंक्रीज हुआ है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा। यानी ये वाटर जो है ये अगेन पहुंचेगा 100 से 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट जो निकलेगा वो यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, दोनों मिलकर के जो हीट आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो लैटेंट हीटिंग है, तो उसके लिए m इंटू 554, क्योंकि हमसे मास ही पूछ रहा है कितना मास कन्वर्ट हुआ। और यहाँ से क्या होगा? वाटर से वाटर में जा रहे हो तो सेंसिबल हीटिंग है, तो ये डेल्टा टी कितने के बराबर होगा? 70 के। इसका वो 1 होता है, तो 1 लिखे नहीं थे, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हीट लॉस हीट गेन बस इतना ही सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होता है जब आइस मिक्सिंग होता है। आइस मिक्सिंग में जो बताए हैं कि दोनों को क्या करोगे? 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करोगे, फिर फायदा होगा तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, लेकिन अगर घाटा हुआ है तो फिर उतना आइस कन्वर्ट कर दोगे वापस जो तुमने वाटर में चेंज करा था। चलो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है हीट ट्रांसफर। अब इसके पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि हीट है क्या? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिएंट, मतलब फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो फ्लो करता है, उसका भी कारण है टेम्परेचर डिफरेंस। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए तो फ्लो करेगा।
अब हमारे पास ना 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। कौन कौन से? कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है, अब कन्वेक्शन में पहले कंडक्शन समझते हैं। कंडक्शन में क्या हो रहा है, जैसे तुमने देखा होगा, कभी अभी लिखना नहीं है, कि एक रॉड है, यहाँ पे अगर कैंडल जला के रखते हो तो इधर भी हीटिंग होता है, इधर से होल्ड करके रखोगे यहाँ भी हाथ जलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो हीट दे रहे हो ना वो अंदर अंदर कहाँ पहुंच जा रहा है, दूसरे एंड तक पहुंच जा रहा है। तो अगर हीट का फ्लो एक बॉडी से, एक बॉडी के अंदर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जैसे ये इसमें वाटर रखो, यहाँ पे हीट दो, तो क्या होगा, वाटर गर्म हो जाएगा। तो तुमने हीट बेसिकली दिया किसको, पॉट को, और पॉट से हीट किसने ले लिया, वाटर ने। तो वाटर में जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, वाटर में जो हीट ट्रांसफर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल को हीट देता है, साथ ही साथ जो लोअर पे है मॉलिक्यूल, इसकी डेंसिटी घट जाती है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ दो तरीके का होता है, एक हीट का ट्रांसफर भी होता है और साथ ही साथ बल्क मॉडल, ये जो बल्क है फ्लूइड का, मतलब जो मास है फ्लूइड का, वॉल्यूम है, उसका भी मोशन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, दूसरा है रेडिएशन। जैसे कोई भी बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री 0 केल्विन से ज्यादा का है, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 नहीं है, वो अपने से थर्मल रेडिएशन रेडिएट करता है। ठीक है, कोई भी बॉडी टेम्परेचर कुछ भी हो, बस 0 केल्विन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बॉडी है नहीं जिसका टेम्परेचर क्या हो, 0 केल्विन हो। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी बॉडीज क्या करती हैं, एनर्जी रेडिएट करती हैं। जैसे हम क्या, हमारी बॉडी जो है एनर्जी रेडिएट कर रही है, टेबल है एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बाउल, सब कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो एक अदर फॉर्म है एनर्जी ट्रांसफर का, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वैक्यूम में जो सन का रेडिएशन है वो वैक्यूम को भी पास करके आ रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप का हीट ट्रांसफर है, जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कोई भी बॉडी जो ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर पे है, वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड दैट मोड इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, तो लिखना, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफर ऑफ heat energy from one place to another place can take place can take place can take place can take place via three modes, can takes place via three mode. Number 1, conduction. Number 2, convection. Number 3, radiation. अब इस पूरे चैप्टर में इन्हीं तीनों पे डिटेल में पढ़ेंगे। कंडक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, रेडिएशन भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, कन्वेक्शन का बस डेफिनेशन बता करके निकल देना, कन्वेक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंडक्शन। लिखना कंडक्शन में, लिखना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस between different parts of a body, due to temperature difference between different parts of a body, heat transfer takes place. Different parts of a body, comma, heat transfer takes place from particle at higher temperature, from particle at higher temperature to particle at lower temperature.
ठीक है, लिखना molecules at higher temperature, molecules at higher temperature, higher temperature vibrate at vibrate at vibrate at their mean position, vibrate at their mean position and collide with adjacent particle, collide with adjacent particle, hence transferring heat energy to it, hence transferring heat energy to it. नेक्स्ट लिखना हीट ट्रांसफर, पैरा छोड़ दो, हीट ट्रांसफर mainly occur in solids, heat transfer mainly occur in solids except mercury which is a liquid, ब्रैकेट में लिख देना except mercury which is a liquid. मरकरी को लिक्विड मेटल बोलते हैं, तो उसमें जो कंडक्शन होता है, सॉरी जो हीट ट्रांसफर होता है वो वाया कंडक्शन होता है. कंडक्शन में किसी इक्वेशन बनाने से पहले हमें दो टर्म्स की जरूरत है, वो पहले समझ लो क्या होता है. स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट लिखना इसमें condition of a body during which temperature at different point of the body does not change with time, थोड़ा इसको डायग्राम से भी शो कर देते हैं, इसका होता क्या है मतलब. ठीक है, देखो एक रॉड था, तो अगर रॉड को ऐसे सराउंडिंग में रखोगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा कितना, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इस एंड को सडनली अगर तुम वाटर में रख दिए एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ये जो एंड है इसका टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होकर के 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा. तो अभी के टाइम में देखोगे ना, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितने पे है, 25 पे. धीरे धीरे क्या होगा, एडजेसेंट पार्ट, ये वाइब्रेशन होगा, एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर होगा, और उसके बाद इधर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू करेगा. इंक्रीज होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होकर के हो गया 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कुछ देर बाद यहाँ का पार्टिकल 100 पे रहेगा और यहाँ का पार्टिकल 50 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा हमेशा के लिए, जब अगर तुमने यहाँ पे मेंटेन करके रखा है 100 डिग्री सेल्सियस. ऐसा नहीं कि ये भी 100 है, ये भी 100 पहुंच गया, इधर 100, इधर में भी 75, में भी इधर 30 नहीं 50 है ना, 80, और इधर कर लो 60, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, टाइम के साथ अगर तुम 10 मिनट बाद आके देख रहे हो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 80 पे है, ये 60 पे है, ये 50 पे है,
फिर कुछ देर बाद आके देखिए ये 100 पे है, ये 80 पे है, ये 60 पे है, ये 50 पे है। इसका मतलब ये रॉड किस कंडीशन में पहुंच गया है? स्टेडी स्टेट में। विथ टाइम टेम्परेचर एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, वो अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि ये 100 ये 100 ये 100 ये 100, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। जब हर जगह का 100 हो जाएगा ना तो उसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर बोलेंगे या यूनिफॉर्म कंडीशन बोलेंगे। और अगर टेम्परेचर यहाँ 100, यहाँ 80, यहाँ 60, यहाँ 50 है, अलग अलग टाइम पे आके देख रहे हो, टी इक्वल्स टू 10 सेकंड पे, टी इक्वल्स टू 1000 सेकंड पे, टी इक्वल्स टू इंफिनिटी सेकंड पे, अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट बोलेंगे। ये कब अचीव हो जाएगा? इसको अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, वो पहले अपने बगल वाले का टेम्परेचर बढ़ाएगा, बढ़ाते 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 फाइनली इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या कर देगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कुछ। तो मैंने एग्जांपल के अनुसार कितना कर दिया? 50 कर दिया, तो बढ़ा करके 50 कर दिया। तो इसके पहले का जो प्रोसेस था ना, उसमें अलग अलग टाइम पे हम जाके देख रहे थे, तो टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट का अलग अलग था, क्योंकि ये डायरेक्टली 25 से 50 नहीं पहुंच गया ना, 25 से 26 होगा, 27 हो रहा है, 20, तो उस कंडीशन को स्टेडी स्टेट नहीं बोलेंगे। कौन से कंडीशन को बोलेंगे? जब ये अचीव हो गया और इसके बाद तुम कभी भी पहुंच रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे इस पे पहुंच रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है? हमेशा टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। यहाँ पहुंच रहे हो तो टेम्परेचर कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? और इस कंडीशन पे जो हीट फ्लो होता है ना, फ्रॉम ईच क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज सेम। जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो इस क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो 10 जूल गया पर सेकेंड, तो इस क्रॉस सेक्शन से भी 10 जूल पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होगा, लेकिन टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। और हीट ट्रांसफर जो होगा एक क्रॉस सेक्शन से, अगर यहाँ से 10 जूल अंदर गया तो इस क्रॉस सेक्शन से भी 10 जूल पास होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो लिख लो, स्टेडी स्टेट को लिख लियो ना। चलो नेक्स्ट लिखना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट सर ये एग्जाम्पल लिखे? लिख लो, एग्जाम्पल बना सकते हो, ये वाला चीज लिख लो। वैसे ये कहीं पूछेगा नहीं, बस बच्चे डेफिनेशन में कभी गड़बड़ी हो जाती है कि स्टेडी स्टेडी और यूनिफॉर्म में कंफ्यूजन होता है उनको, ये स्टेडी क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, बार बार पूछते, इसलिए मैंने बता दी। जब भी यूनिफॉर्म बोले तो स्पेस के अनुसार चेंज देखते हैं, और जब स्टेडी बोले तो टाइम के अनुसार चेंज देखते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट डायग्राम ड्रॉ करो। लिखना है, हो गया? it is defined as it is defined as it is defined as change in temperature with respect to distance, change in temperature with respect to distance in the direction of heat transfer, in the direction of heat transfer.
ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे, अगर टेम्परेचर डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में देखोगे तो कितना आएगा, T माइनस डी टी माइनस टी माइनस डी टी होगा। क्योंकि अगर फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो ये टेम्परेचर हाइयर है, ये टेम्परेचर लोअर है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। अगर हीट फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसलिए डिफरेंस जो आएगा टेम्परेचर का क्या होगा, माइनस डी टी होगा। और अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट देखोगे, तो जो चेंज है उसको हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो चेंज हो रहा है कितने डिस्टेंस के लिए हो रहा है, dx के लिए, तो माइनस डी टी बाई डी एक्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव होता है। जो हीट कंडक्शन का लॉ है उसको फोरियर ने दिया था, इसलिए इसको फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी बोलते हैं। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। जल्दी जल्दी लिख दो, डेफिनेशन आज बता दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of heat transfer through a body is directly proportional to its cross section area and temperature gradient at steady state। यानी ये जो लॉ है ये कब काम करेगा, जब स्टेडी स्टेट सिनेरियो होगा। तो जब तक स्टेडी स्टेट पे नहीं पहुंचेगा ये लॉ को नहीं लगा सकते, और स्टेडी स्टेट से पहले का कोई लॉ है भी नहीं। दैट इज क्यू डॉट, यहाँ पे रेट है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हीट ट्रांसफर जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट मतलब टाइम के साथ जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो। तो क्यू डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज डी टी बाई डी एक्स। और अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, क्यू डॉट विल बी माइनस ए डी टी बाई डी एक्स। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है। क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये को क्या बोलते हैं पता है, नहीं पता, थर्मल कोफिशिएंट।
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। चलो इसके आगे का जो होगा वो कल बताएंगे। हाँ पता नहीं, पूछ लो ये जो। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir.